हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, चलिए, ये विज्ञान का है, 2020 का पेपर है, विज्ञान के प्रश्न है। पहला प्रश्न है, रिएक्टर स्केल किसको नापता है? तो रिएक्टर स्केल, ये आपके पास चार ऑप्शन है: समय, दूरी, भूकंप, चाल। ठीक है, तो इसमें जो रिएक्टर स्केल है वो भूकंप को नापता है। ठीक है, वैसे तो भूकंप को नापने के लिए जो यंत्र है वो है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ की जो रीडिंग होती है वो रिएक्टर स्केल पे होती है। ठीक है, नहीं, सिस्मोग्राफ जब नापेगा भूकंप को तो वो रिएक्टर में दिखाएगा कि इतने रिएक्टर का भूकंप आया है। ठीक है, तो रिएक्टर स्केल किसको नापता है? भूकंप को। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष मात्रक यानी प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो खगोलीय दूरी होती है उसमें उसे हम प्रकाश वर्ष में नापते हैं। तो चाल, दूरी, समय, ताप, तो आप यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दूरी। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। प्रश्न नंबर 93 है, निम्नलिखित में कौन सा प्रदीप्त पिंड है? देखिए, प्रदीप्त पिंड मतलब जिससे रोशनी निकलती हो। सूर्य, विद्युत लैंप, चंद्रमा, मोमबत्ती की ज्वाला। तो देखिए, विद्युत लैंप, चंद्रमा, मोमबत्ती, इन सब की परमानेंट यानी अस्थाई प्रकाश नहीं होता। सूर्य के पास अपना स्वयं का प्रकाश है, तो प्रदीप्त पिंड है सूर्य। अगला प्रश्न है, ध्वनि संचरित नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसकी याद रखिए, ध्वनि को चलने के लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ध्वनि को चलने के लिए आपको माध्यम आवश्यक है। गैस में, द्रव में, निर्वात में, ठोस में। गैस, द्रव, ठोस तीनों में ध्वनि संचरित हो सकती है क्योंकि ये माध्यम है, लेकिन ध्वनि जो है निर्वात में नहीं चल सकती। हाँ, लेकिन याद रखिए, निर्वात में प्रकाश चल सकता है। प्रश्न नंबर 95, वस्तुएं जो प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने से होकर जाने देती हैं वो कहलाती है। देखिए, 3 प्रकार की वस्तुएं होती हैं। एक होती है पारदर्शी, एक अपारदर्शी। पारदर्शी जिससे प्रकाश आर पार आसानी से चला जाए, अपारदर्शी जिससे प्रकाश बिल्कुल भी न जा पाए, और एक होता है पारभासी। ठीक है, पारभासी जो होता है जो अपने आर पार कुछ प्रकाश को जाने देता है। ठीक है, यानी अंशतः आंशिक रूप से प्रकाश आर पार जाता है, वो पारभासी होता है। तो वस्तुएं जो प्रकाश कुछ भाग को अपने यहाँ से होकर जाने देती है वो पारभासी कहलाती है। प्रश्न नंबर 96 है, निम्नलिखित में से कौन सा बल संपर्क बल है? संपर्क मतलब जो दो सतहों के बीच लगने वाला संपर्क जो होता है बल, वो संपर्क बल होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो संपर्क बल तो नहीं है। ठीक है, पृथ्वी जिस ताकत से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है तो संपर्क की यहाँ बात ही नहीं है। चुंबकीय बल, चुंबक दूर दूर होते हैं, उनमें संपर्क की बात नहीं है। स्थिर विद्युत बल, तो घर्षण बल, जो घर्षण बल है वो आपका संपर्क बल में आता है। एक सामान्य दोलन की आवृत्ति 10 हर्ट्ज है, तब दोलक 4 सेकंड में कितना दोलन करेगा? याद रखिए, जो सूत्र होता है आवृत्ति बराबर यानी एन बराबर होता है 1/t। यहाँ एन है आवृत्ति और टी है आवर्तकाल। तो यहाँ पर हमें दिया है आवृत्ति 10 बराबर दिया है 1 बटे हो जाएगा आवर्तकाल 4। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि 4 सेकंड में कितना दोलन करेगा? ठीक है, तो 4 धाम 40। ठीक, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 40। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है तब परावर्तन कोण होगा। अब देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है कि परावर्तन कोण क्या होगा। देखिए, ये दर्पण है, ये अभिलंब है। ठीक, जो अगर प्रकाश की कोई किरण, आपतित किरण ऐसे होती है तो ऐसे जाती है। ठीक, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। आपतित किरण आई, परावर्तित किरण आर, यानी आप इनके बीच बनता है आपतन कोण, यहाँ बनता है परावर्तन कोण। तो आपतन कोण यानी आई बराबर आर, आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक, लेकिन अगर कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, अगर कोई प्रकाश की किरण अविलंब पर ही आपतित होती है, अविलंब है, प्रकाश किरण ऐसे आई तो इसी मार्ग में वापस लौट जाएगी।
ठीक। जब आपतन कोण ही कोई नहीं बन रहा है, आपतन कोण 0 है, तो परावर्तन कोण भी 0 होगा। यानी जब अभिलंब पर प्रकाश की किरण आएगी तो आपका उसका आपतन कोण 0 होगा, तो परावर्तन कोण भी 0 होगा, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। याद रखिएगा, समतल दर्पण जो होता है, जिसमें हम लोग शीशा होता है उसमें चेहरा देखते हैं, वो आभासी होता है। चेहरे के शीशे के सामने खड़े हुए हट जाइए, वो आपका प्रतिबिंब गायब हो जाएगा। तो समतल दर्पण का बना प्रतिबिंब आभासी होता है, दर्पण के पीछे होता है। अगला प्रश्न है थोड़ा सा धुंधला है। एक गीले फर्श पर सावधानी पूर्वक चलना चाहिए, क्योंकि जब कोई फर्श गीला होता है, टाइल्स लगी गीला फर्श है, तो हम लोग बहुत आराम से चलते हैं ताकि गिरे ना। क्यों? क्योंकि जब उस पर चलेंगे, चूँकि गीला फर्श है, चिकना है, तो चिकनी वस्तु पे जो घर्षण बल होता है वो कम होता है। ठीक है, तो इसका कौन सा सही होगा? गीला फर्श ज़्यादा घर्षण प्रदान करता नहीं, गीला फर्श कम घर्षण प्रदान करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। प्रश्न नंबर 101 है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं? तो ये पिछले में भी बताया था, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, आप लोग बताइए क्या होता है? बिल्कुल, दाब। प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है। प्रश्न नंबर 102 है, निम्न में से कौन जल का रासायनिक प्रदूषक नहीं है? देखिए, कीटनाशक, ठीक है, ये जल के लिए हानिकारक है, ये जल प्रदूषण बढ़ाता है। रासायनिक खाद जल प्रदूषण बढ़ाती है। पारा जल प्रदूषण बढ़ाता है। लेकिन जीवाणु का जल प्रदूषण से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि क्या कह रहा है? रासायनिक प्रदूषण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस रक्त में O2 ले जाने की क्षमता को घटाती है? ठीक है, तो याद रखिए, जो हमारा रक्त होता है उसमें रक्त हमारे 2 तरह की गैसों का वो करता है, मतलब परिवहन करता है। एक O2 ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो O2 की क्षमता को घटाता है। प्राकृतिक रेशा नहीं है, रेयान, नायलॉन, पॉलिस्टर, कपास। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास। तो याद रखिए, रेयान, नायलॉन, पॉलिस्टर ये संश्लेषित रेशे हैं, यानी कृत्रिम रेशे हैं जिन्हें फैक्ट्री में बनाया जाता है, लेकिन कपास एक प्राकृतिक रेशा है। प्रश्न नंबर 105 है, निम्न में मिश्र धातु नहीं है। ठीक है, मिश्र धातु नहीं है। पीतल मिश्र धातु है, कांसा मिश्र धातु है, जर्मन सिल्वर ये भी मिश्र धातु है। क्रोमियम आपका एक धातु है, मिश्र धातु नहीं है। प्रश्न नंबर 106 है, निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस है? देखिए, ग्रीन हाउस गैस है, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस है? देखिए, नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस में सम्मिलित होती है। खाने वाला सोडा का सूत्र है। खाने वाला सोडा, एक इसका तरीका याद रखिए, एक होता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, ये है सोडियम कार्बोनेट। एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो है वो है धावन सोडा, और सोडियम बाइकार्बोनेट, देखिए, बाई खाना पकाती है, तो खाने वाला सोडा बाई में लगा वाला रहेगा, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो होता है आपका खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट में NaHCO3, जहाँ Na यहाँ जो 2 है Na2CO3 में, वहाँ पर H लग जाता है 2 की जगह, तो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा होता है। प्रश्न नंबर 108 है, निम्नलिखित में कौन अधातु है? देखिए, सोडियम एक धातु है, ये Fe यानी आयरन एक धातु है, लोहा एक धातु है, मैग्नीशियम एक धातु है, कार्बन एक अधातु है। कार्बन एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। प्रश्न नंबर 109 है, दहन प्रक्रिया में कौन सी गैस सहायक है? याद रखिए, जलने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, बगैर ऑक्सीजन के दहन नहीं होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3 O2 ऑक्सीजन। बॉक्साइट है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? आप जानते हैं, एल्युमिनियम का। चलो, ऑप्शन में एल्युमिनियम कहाँ दिख रहा है आपको? Al2O3, ये बॉक्साइट का सूत्र है। यौगिक M3PO4 का होल ट्वाइस में धातु M की संयोजकता है। देखिए, अगर PO4 की संयोजकता पूछे तो 3 होगी, ठीक है, अगर M की संयोजकता पूछ रहा है तो यहाँ पर 2 है, तो M की संयोजकता होगी 2।
ओजोन परत क्षरण के लिए उत्तरदायी यौगिक है। ओजोन परत क्षरण के लिए कौन उत्तरदायी है आप बताएं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यहाँ पर ओजोन के परत के लिए क्षरण के लिए जिम्मेदार है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम कहते हैं CFC। ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है ये आपका अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है। प्रश्न नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अधिक तीव्रता से ठंडे जल से क्रिया करता है? पोटेशियम और सोडियम, ये दो धातुएं ठंडे जल से बहुत तेज़ी से क्रिया करती हैं। तो यहाँ पर पोटेशियम तो है नहीं, आपको दिख क्या रहा है? सोडियम। तो सोडियम आपका सही हो जाएगा, ठंडी जल के साथ क्रिया करती हैं। निम्नलिखित में से सबसे कम ऊष्मीयमान वाला ईंधन है। ऊष्मीयमान देखिए, मीथेन का ऊष्मीयमान, मिट्टी का तेल का ऊष्मीयमान और हाइड्रोजन का, इन तीनों का ऊष्मीयमान लकड़ी के ऊष्मीयमान से अधिक होता है। ठीक है। लकड़ी का ऊष्मीयमान होता है 6000 से 8000 तक का ऊष्मीयमान होता है जूल पर केजी, यानी जूल पर केजी, जूल पर केजी होता है लकड़ी का 6000 से 8000 जूल पर केजी ऊष्मीयमान। लेकिन मीथेन, मिट्टी के तेल और इन सब का अधिक होता है। अगर इनमें पूछता कि इनमें सबसे अधिक ऊष्मीयमान किसका है, तो हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है, 1.5 लाख के करीब होता है। ठीक है। तो यहाँ पर कम पूछा है तो यहाँ पर लकड़ी होगा, सबसे कम ऊष्मीयमान लकड़ी का है। अगला प्रश्न है, डेंगू रोग का वाहक होता है। तो डेंगू रोग आप जानते हैं, डेंगू रोग का वाहक क्या होता है? एडीज एप्टीज डेंगू रोग का वाहक होता है। खरपतवार नाशी है। तो खरपतवार नाशी कौन सा है आप बताएं जल्दी से? वेरी गुड, 2,4-D एक खरपतवार नाशी है। गंगा कार्य परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 14 जनवरी सन 1985 को गंगा कार्य परियोजना की शुरुआत हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा नहीं होता है? पोलियो विषाणु द्वारा होता है, खसरा विषाणु द्वारा होता है, एड्स HIV विषाणु द्वारा होता है, क्षय रोग जीवाणु द्वारा होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्षय रोग, ये जीवाणु द्वारा होता है। निम्नलिखित में किसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है? ठीक है। कोशिका भित्ति देखिए, जो शैवाल है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो यहाँ पर शैवाल कहीं दिया है? नहीं। स्पाइरोगायरा, इस पर स्पाइरोगायरा एक प्रकार का शैवाल है जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। अगला प्रश्न है, चेचक के टीके की खोज किसने की? तो चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। निम्नलिखित में से किसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है? तो मुकुलन आप याद रखिए, यीस्ट और हाइड्रा में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। प्रश्न नंबर 122 है, किस ग्रंथि द्वारा इंसुलिन हार्मोन निकलता है? तो अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। अगला प्रश्न है, एक टैडपोल किस परक्रम द्वारा वयस्क मेंढक में विकसित होता है? तो इसका ऑप्शन सही होगा, कायांतरण। अगला प्रश्न है, सबसे पहले किस स्तनधारी जंतु की क्लोनिंग की गई थी? सबसे पहले जो इस स्तनधारी की क्लोनिंग की गई, आप बताएं क्या होगा? वो है भेड़। अगला प्रश्न है, पत्ती का भाग नहीं है। पर्णफलक, मध्यशिरा, पर्णवृंत, ये तीनों पत्ती के भाग हैं। बाह्य दल ये पुष्प का भाग होता है। इसी के साथ ये आपके 35 क्वेश्चन समाप्त हुए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी करते रहे। जय।